रिवीजन क्या करने वाले बेटा, करने वाले है ना। तो चलो आज हम लोग पूरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर का फटाफट। और रिवीजन मैं नहीं करने वाला हूँ, आप लोग करवाओगे रिवीजन आज, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं विलियन। विलियन किसे कहते हैं बेटा अपन लोग? दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन के बेटा आपके पास कुल कितने भाग होते हैं? दो। एक तो क्या होता है, एक क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है। यस, विलय और विलायक दोनों को मिक्स कर दे तो क्या बन जाता है। इसी बात करेंगे हम लोग अपने विलियन के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला प्रकार किसके आधार पर करने वाले हैं? अवयवों की संख्या के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रकार कौन सा होता है? कुल अवयवों की संख्या कितनी होती है? उसके बाद में कौन सा है? इसमें अवयवों की संख्या कौन सी है? यस, इसका एग्जांपल कौन सा बता रखा बेटा मैंने? और इसका पूरा नाम क्या होता है? ओरल रेनिट्रेशन सॉल्यूशन। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? उसके बाद में कौन सा विलियन है बेटा? बहुअंगी विलियन। उसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है बेटा? यस, 3 से अधिक। इसके बाद में हम लोगों ने किसके आधार पर वर्गीकरण किया था? जल की मात्रा के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन सा वाला होता है बेटा? सांद्र विलियन। दूसरा वाला कौन सा होता है बेटा? सांद्र विलियन के अंदर जल की मात्रा क्या होती है बेटा? और मतलब तनु विलियन के अंदर जल की मात्रा क्या होती है? यानी यदि क्या कराना है, किसी भी विलियन का तनुकरण कराना है तो उसमें क्या मिक्स कर देंगे बेटा? जल मिक्स कर देंगे। नहीं, यदि किसी भी विलियन के अंदर जल को मिक्स कर देंगे तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, उसकी सांद्रता का मान क्या हो जाएगा? कम। और ये क्या कहलाती है, पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। यानी सांद्र विलियन को तनु विलियन में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? ठीक है, विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पर। यदि विलायक की प्रकृति की ठोस अवस्था है तो विलियन क्या कहलाएगा बेटा? यदि विलायक की प्रकृति यदि गैस है तो क्या कहलाएगा? और विलायक की प्रकृति द्रव है तो क्या कहलाएगा? यहाँ से एग्जाम में एक भयंकर प्रश्न उठ के आता है, वो कौन सा वाला है? इमल्सन या पायस। तो बेटा इमल्सन या पायस किसको कहते हैं? ऐसा विलय जिसमें विलय पदार्थ भी क्या हो, विलायक पदार्थ भी क्या हो, क्या कहलाता है बेटा? पायस या फिर इमल्सन। राइट, यहाँ हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था। फिर मैंने इंडेक्स भी पूरी करवाई थी, बड़े से इंडेक्स को कंप्लीट तरीके से याद कर लेना। तो इंडेक्स का रिवीजन आप लोग आराम से कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि पीतल के अंदर कौन कौन सी धातुएं मिक्स होती है? तो इसके मैंने ट्रिक क्या बताया बेटा आप लोगों को? पी का मतलब पीतल, आ का मतलब तांबा, जी का मतलब जिंक। यानी पीतल किस किस दो से मिलकर बनी होती है बेटा? तांबा प्लस जिंक। यानी Cu प्लस Zn। Cu प्लस Sn हो तो वो कौन हो जाएगा बेटा? कांसा हो जाएगा। यानी कांसे के अंदर कौन कौन होते हैं? Cu प्लस Sn। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। फिर हम लोगों ने आगे वाला टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया था बेटा? सांद्रता। फिर हम लोगों ने कुल सांद्रता कितनी थी अपने पास में? सबसे पहले क्या पढ़ी थी? उसके बाद में क्या पढ़ी थी? उसके बाद में क्या पढ़ी? उसके बाद में क्या पढ़ी? उसके बाद में या उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में जल्दी से बोलो, मोलरता की परिभाषा क्या होगी? मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जल्दी बोलो, मोलरता की परिभाषा क्या होगी? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसके बाद बोलोगे नॉर्मलता की परिभाषा बोलो बेटा। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम विलय की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसके बाद बोलना है पीपीएम की परिभाषा बोलो फटाफट, क्या बोलोगे बेटा? पीपीएम का यूज कब करते हैं बेटा? जब क्या करना हो? सांद्रता का मापन करना हो। यानी कोई अपने पास बहुत बड़ा तालाब है और यदि उसकी बहुत छोटी सी सांद्रता का मापन करना है तो अपन किसका उपयोग करेंगे बेटा? पीपीएम का यूज करेंगे। इसके बाद में आगे वाली परिभाषा कौन सी थी? मोल। तो हम लोगों ने इसमें क्या बोला था बेटा? किसी अवयव के मोल और विलियन के कुल मोल का अनुपात मोल अंश कहलाता है। यानी सीधा सा क्या याद करेंगे? अवयव के मोल बटा विलियन के कुल मोल। ठीक है, फिर हम लोगों ने आगे बात की थी यदि कुल 2 अवयव है तो उसमें XA प्लस XB का मान किसके बराबर होता है? यदि विलियन के 3 अवयव है A, B और C तो अपने पास क्या बोलेंगे बेटा? XA प्लस XB प्लस XC का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
यानी विलयन में जितने अवयव है उन सभी अवयवों के मोल अंश का योग सदैव किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने आगे वाला टॉपिक क्या पढ़ा था बेटा? द्रव्यमान प्रतिशत, और फिर पढ़ा था आयतन प्रतिशत, और फिर क्या पढ़ा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीनों टॉपिक बहुत इजी थे, तीनों की जो डेफिनेशन हो इजी में याद हो गई होगी आप लोगों को। फिर आगे वाला टॉपिक स्टार्ट किया था कौन सा वाला बेटा? विलय का। क्या स्टार्ट किया था बेटा? विलय का। उसमें हम लोगों ने क्या बोला था? स्थिर ताप पर किसी विलायक पदार्थ में घुलने वाले विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलयता कहलाती है। विलयता हम लोगों को मतलब अपने सिलेबस में कितनी पढ़नी है बेटा? 2। पहली कौन सी वाली पढ़नी है? 200 की द्रव्यों में विलयता। दूसरी कौन सी वाली पढ़नी है? 100 की द्रव्यों में विलयता। तो पहले टॉपिक स्टार्ट किया था 200 के द्रव्यों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कौन सा वाला था बेटा? अरे विलय व विलायक की प्रकृति। मैंने क्या बोला था उसके अंदर? समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। यानी ध्रुवीय वाले में ध्रुवीय वाला क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, यानी विलय हो जाएगा। ठीक है। फिर अध्रुवीय वाले में अध्रुवीय वाला भी क्या हो जाएगा? लेकिन ध्रुवीय वाले के अंदर अध्रुवीय वाला घुलने वाला नहीं है। फिर हम लोगों ने दूसरा क्या टॉपिक पढ़ा था? ताप का प्रभाव। ताप का जो प्रभाव वो किस पर डिपेंड करता है? अभिक्रियाओं के ऊपर। तो कितने प्रकार की अभिक्रिया? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी। एक कौन सी होती है? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर क्या होता है बेटा? ताप का मान बढ़ाते हैं तो विलयता भी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन ऊष्माक्षेपी में क्या होता है बेटा? ताप का मान बढ़ाते हैं तो विलयता घटती है। फिर इसके आगे हम लोगों ने कौन सा वाला प्रभाव पढ़ा था? ताप का प्रभाव। फिर हम लोगों ने वहां पर एक अलग से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाया था कि 200 में द्रव्यों की विलयता के ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर आप लोगों ने बोला कि इसमें एक तो होता है ठोस, एक और होता है द्रव। दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा? असंपीड्य। और असंपीड्य होने के कारण इनमें मतलब इनकी जो विलयता होती है उसके ऊपर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट। फिर उसके बाद अगली विलयता कौन सी वाली है बेटा? गैसों की द्रव्यों में विलयता। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। राइट। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहला तो है विलय और विलायक की प्रकृति। समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ध्रुवीय ध्रुवीय में विलय हो जाएगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में विलय हो जाएगा, लेकिन ध्रुवीय अध्रुवीय के अंदर विलय नहीं होगा। फिर आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना था हम लोगों को बेटा? ठीक है, ताप का प्रभाव। तो गैसों के द्रव्यों में विलयता किस प्रकार का है बेटा अपने पास? ऊष्माशोषी प्रकार में। यानी उसमें जितना ताप बढ़ेगा उतनी विलयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अन्य जो पदार्थ का किस प्रकार से, यदि अन्य पदार्थ आकर के अभिक्रिया करता है तो विलयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि अन्य पदार्थ आकर के अभिक्रिया नहीं करता तो विलयता घट जाती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा दाब का प्रभाव, जो सबसे इंपॉर्टेंट। दाब के जो प्रभाव के अंदर क्या आया था बेटा अपने पास में? हेनरी का नियम। यानी गैसों में द्रव्यों की विलयता के ऊपर दाब का जो प्रभाव जो समझाया था ना, वो किसने समझाया था बेटा? हेनरी ने आपको कुछ क्या बोली थी बेटा? mp यानी m समानुपाती p। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि स्थिर ताप पर क्या बोला था बेटा? स्थिर ताप पर गैसों की द्रव्यों में विलयता दाब के समानुपाती होती है। फिर हम लोगों ने एक और पढ़ा था हेनरी का नियम, वो पढ़ा था मोल अंश के रूप में। तो मोल अंश के रूप में क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? कि किसी स्थिर ताप पर गैसों का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था हेनरी के नियम की सीमाएं। क्या पढ़ी थी बेटा? हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी का नियम हमेशा कम दाब के ऊपर लागू होता है लेकिन अधिक दाब के ऊपर लागू नहीं होता है। दोनों विलयन के ऊपर लागू होता है लेकिन सांद्र विलयन के ऊपर लागू नहीं होता है। फिर हम लोगों ने पढ़े थे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या पढ़े थे बेटा? हेनरी के नियम के कुल कितने अनुप्रयोग अपने सिलेबस के अंदर है? 3। पहला कौन सा वाला है बेटा? एनोक्सिया, सॉरी शीतल पेय में CO2 को भरना। दूसरा कौन सा वाला है बेटा? एनोक्सिया। और तीसरा कौन सा वाला है? एनोक्सिया हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। एनोक्सिया में क्या बोला था हम लोगों ने कि मतलब धरातल के ऊपर पृथ्वी के सतह के ऊपर तो वायु दाब का मान क्या होता है? अधिक। जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वायु दाब में क्या आती है? वायु दाब में कमी आने से अपने मतलब शरीर के रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की विलयता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, जिससे हम मतलब सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है? मांसपेशियां क्या हो जाती है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोक्सिया।
बात समझ में आ गई। फिर हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में, स्टॉक के बारे में। किसके बारे में बेटा? स्टॉक में क्या बोला हम लोगों ने कि यदि हम लोग क्या करते हैं बेटा, या तो कोई मतलब तैराक होता है या फिर कोई अपने पास क्या होता है बेटा, गोताखोर होता है, तो जब वो क्या करता है, तैराकी करता है, तो जब वो नीचे की ओर जाता है तो वायुदाब में क्या होती है, नमी, जिससे अपने रक्त के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की विलेयता में क्या हो जाती है। लेकिन जब वापस पुनः ऊपर की तरफ आता है तो वायुदाब में क्या होती है, कमी, जिससे हमारे मतलब ऑक्सीजन की विलेयता में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ऑक्सीजन क्या होती है, बुलबुलों के रूप में हमारे नाक से क्या होती है बेटा, बाहर निकलती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। और इसके अधिक प्रभाव से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जो बड़े बड़े गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं, इससे बचाव के लिए अपने साथ में क्या लेके जाते हैं, श्वसन किट लेके जाते हैं। उस श्वसन किट के अंदर कौन कौन सी गैसें भरी होती है बेटा, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। कौन कौन सी तीन गैसों का मिश्रण होता है बेटा, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन और हीलियम। और समझ में आ गई। तीनों अनुप्रयोग के बाद हम लोगों ने पढ़ा था राउट का नियम। क्या पढ़ा था बेटा, राउट के नियम में क्या बोला हम लोगों ने, स्थिर ताप पर किसी अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। और ये क्या मानता है, द्रव द्रव विलयन के लिए। किसके लिए क्या मानता है बेटा, द्रव विलयन के लिए। फिर हम लोगों ने राउट के नियम के बाद में अगला टॉपिक पढ़ा था कि आदर्श विलयन। क्या पढ़ा था बेटा, फिर हम लोगों ने आदर्श विलयन को किस प्रकार से डिफाइन किया था कि यदि सबकी मतलब ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर क्या करता है, राउट के नियम का पालन करता है, क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन के अंदर विलयन का कुल दाब अलग अलग अवयवों के आंशिक दाब के योग कैसा होता है, उसमें एंथैल्पी में परिवर्तन का मान कितना होता है, उसमें आयतन में परिवर्तन का मान क्या होता है। आदर्श विलयन में ए अंतःक्रिया और पी अंतःक्रिया का जो योग होता है वो ए बी अंतःक्रिया का योग कैसा होता है, बराबर। फिर हम लोगों ने इसके एग्जांपल पढ़े थे। फिर हम लोगों ने कहा था कि अनादर्श विलयन, ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं के ऊपर राउट के नियम का पालन नहीं करता है, क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। उसमें विलयन का कुल दाब अलग अलग अवयवों के दाब के योग के बराबर नहीं होता है। उसमें एंथैल्पी में परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, उसमें आयतन में परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। कि किसी विलयन में ए अंतःक्रिया और बी अंतःक्रिया का योग ए बी अंतःक्रिया के बराबर नहीं होता है। फिर अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन किए थे कि जो अनादर्श विलयन होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला प्रकार क्या होता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। दूसरा क्या पढ़ा था, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। उसके बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने ग्राफ वगैरह बनाया, उसको कंप्लीट तरीके से डिस्कस किया, राइट। और वो टॉपिक बहुत इजी पड़ता है यदि हमें आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में पता है, बहुत इजी वे में आराम से काम हो जाता है उनके अंदर, राइट। फिर आदर्श और अनादर्श विलयन के बाद हम लोगों ने अगला वाला टॉपिक स्टार्ट किया था स्थिरत्वादी मिश्रण। क्या स्टार्ट किया था बेटा, स्थिरत्वादी। अब यहां से एग्जाम में स्थिरत्वादी मिश्रण सीधा टपकता है जैसे के जैसे, तो बोलो फटाफट स्थिरत्वादी मिश्रण को अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो एक ही ताप पर क्या करते हैं, उबलते हैं, क्या कहलाता है बेटा, स्थिरत्वादी मिश्रण कहलाता है। क्या स्थिरत्वादी मिश्रण को प्रभाज्यासन की विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब उसको अलग करेंगे ना बेटा तो दोनों का जो ताप है बिल्कुल समान होगा, तो दोनों एक ही ताप के ऊपर क्या हो जाएंगे, उबल जाएंगे। इसीलिए यदि एग्जाम में आ जाए क्या स्थिरत्वादी मिश्रण को आप लोग प्रभाज्यासन की विधि के द्वारा अलग कर सकते हो क्या, तो आप लोग क्या बोलोगे, बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात की कि स्थिरत्वादी मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा वाला होता है बेटा, अरे अधिकतम स्थिरत्वादी मिश्रण। दूसरा कौन सा होता है, न्यूनतम वाले के अंदर मैंने एग्जांपल क्या लिखवाया था आप लोगों को, अल्कोहल प्लस जल, ठीक है, सॉरी अधिकतम वाले के अंदर एग्जांपल क्या लिखवाया था, अल्कोहल प्लस जल। अल्कोहल कितने परसेंटेज था, 5%, जल कितने परसेंट था, 5%। दूसरा था अपने पास में न्यूनतम स्थिरत्वादी मिश्रण, उसमें बेटा उसमें था नाइट्रिक एसिड, क्या था अपने पास में, HNO3 कितने परसेंट था, 68%, और 32% कौन था उसके अंदर, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने परासरण। क्या स्टार्ट किया था बेटा, हम लोगों ने परासरण में क्या बोला था कि यदि किसी विलयन में, हम लोगों ने क्या बोला था कि यदि किसी विलायक में अपने पास क्या होता है बेटा, मतलब विलायक हमेशा उस तरफ मतलब गमन करता है, किस तरफ करता है बेटा, विलायक से विलयन की ओर गमन करता है, तो वो अपने पास क्या कहलाता है, हम लोगों ने क्या बोला था, यदि कोई विलायक अपने पास क्या करता है बेटा, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गमन करता है तो ये घटना क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। या फिर वो दोनों विलयन से किस तरफ गमन करेगा बेटा, या
फिर वो अपन लोग क्या बोलेंगे एक और कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन करता है। लेकिन इसके अंदर भी हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले टॉपिक और बोलेंगे, वो कौन सा वाला है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली अपन लोग किसको कहते हैं बेटा? कि ऐसी झिल्ली जो अपने में से होकर के विलायक पदार्थ को तो जाने देती है लेकिन विलय पदार्थ को छोड़ देती है। एग्जांपल आ रहा है यार, मतलब चाय वाला ढंग से समझ में आ रहा है ना? विलायक बोलती है, एग्जांपल आया होगा चाय, चाय तो जा रही है, अदरक और चाय की पत्ती रुक रही है, मतलब कंप्लीट समझ में आ रहा है। मैं इसीलिए एग्जांपल देता हूं कि जब भी आप लोग भूल जाओ ना तो ये एग्जांपल याद आ जाए और परिभाषाएं कंप्लीट तरीके से याद हो जाए ताकि कंफ्यूजन वाला मैटर खत्म हो जाए। तो बोलो फटाफट क्या बोलेंगे बेटा? ऐसी झिल्ली जो अपने में से होकर के विलायक पदार्थ को जाने देती है लेकिन विलय पदार्थ को रोक देती है, क्या कहलाती है बेटा? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। एग्जांपल क्या बता बेटा मैंने आप लोगों को? सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलोफोन, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। हमने बोला एक शब्द भी चेंज नहीं हो रहा हो, राइट है ना? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोगों ने बात की थी परासरण के बारे में। किसके बारे में बेटा? फिर हम लोगों ने बोला था यदि किसी विलायक के अणु किसमें से होकर के? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गमन करते हैं तो इसे परासरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या थी बेटा? यदि विलायक के अणु एसपीएम से होकर के तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं इसे क्या कहते हैं? यस। तीसरी परिभाषा क्या बोली थी बेटा आप लोगों ने? यदि विलायक के अणु एसपीएम से होकर के कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। फिर बात की थी हम लोगों ने परासरण दाब। क्या बात की थी बेटा? परासरण दाब में क्या बोला था? यदि विलायक के अणु एसपीएम से होकर के शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गमन करते हैं तो इसमें उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? परासरण दाब कहलाती है। परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई बराबर C/RT, जहाँ पे C तो क्या होती है? सांद्रता, R क्या होता है बेटा? सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T होता है परम ताप। फिर हम लोगों ने आगे बात की थी प्रतिलोम परासरण के बारे में। किसके बारे में बेटा? पाई बराबर C/RT मैंने पूरा फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था। फिर परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा होता है बेटा? समपरासनी। तो अपन लोग समपरासनी में क्या बोलते हैं? कोई दो विलयन है और दोनों के परासरण दाब के मान कैसे हैं? ऐसा विलयन क्या कहलाता है? समपरासनी विलयन। जिस विलयन का दाब कम होता है वो क्या कहलाता है? अल्पपरासनी, और जिसका दाब अधिक होता है वो क्या कहलाता है? अधिपरासनी। बात समझ में आ गई। फिर बात की थी हम लोगों ने प्रतिलोम परासरण। क्या बात की थी बेटा? बोलो फटाफट। प्रतिलोम परासरण में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है? T बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? पाई से। T कौन होता है? विलयन का दाब। पाई कौन होता है? परासरण दाब। क्या बोलेंगे बेटा? यदि किसी विलयन में विलयन का दाब P परासरण दाब पाई से क्या हो जाए? अधिक हो जाए तो विलायक के अणु एसपीएम से होकर के विलयन से विलायक की ओर क्या करने लग जाते हैं? गमन करने लग जाते हैं। ये पूरा प्रक्रम मतलब परासरण के कैसा होता है? विक्रम होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिलोम परासरण कहते हैं। फिर हम लोगों ने प्रतिलोम परासरण के माध्यम से जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं वो भी कंप्लीट किया था। फिर हम लोगों ने इसके बाद आगे बात की थी कि अणु संख्या के गुणधर्म। क्या बात की थी बेटा? अणु संख्या गुणधर्म हम लोगों ने मतलब परिभाषित कैसे किया था कि मतलब विलयन के कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ विलय पदार्थों के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय और विलायक की प्रकृति पर नहीं। क्या कहलाता है बेटा? अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। अणु संख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बोलो सबसे पहला कौन सा वाला होता है? दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा? विमान में। चौथा कौन सा? परासरण दाब। तो इन चारों टॉपिक हम लोगों ने पूरे डेरिवेशन के साथ में कंप्लीट किया है। एक मतलब सिंपल सा टॉपिक है जिसको